तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी में इससे संबंधित लगभग सभी डायमेंशन को समेटने की कोशिश करते हैं, है ना। क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयतावाद या प्रादेशिकता एक ही बात है सभी, और इन सब के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, रीजनलिज्म। पहले तो क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र या प्रदेश का आशय क्या है। दूसरा, क्षेत्रवाद का अर्थ आशय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। साथ साथ आप भी बनाते चलें, है ना। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, क्षेत्रवाद का आधार क्या है, यानी किन आधारों पर क्षेत्रवाद की भावना का निर्माण होता है। क्षेत्रवाद की भावना के प्रसार या विकास के कारण क्या है। बनाइए सभी लोग साथ साथ। और बहुत सरल टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बहुत डिबेटेबल है, बहुत ज्यादा, इसमें बहुत आसान है। यहीं पर एक चीज और ऐड कर लेते हैं तो, और कि क्षेत्रवाद की जो भावना है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। क्षेत्रवाद की भावना या पॉजिटिव है, सकारात्मक भावना है या नकारात्मक। पढ़ देता हूं। क्षेत्र या प्रदेश का आशय क्या है, क्षेत्रवाद का आशय क्या है, परिभाषा इसकी क्या है। क्षेत्रवाद की भावना कैसी भावना है ना। यानी क्षेत्रवाद की जो अवधारणा है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। क्षेत्रवाद के बेस क्या क्या है, आधार क्या क्या है जिन पे क्षेत्रवाद की भावना पनपती है, और क्षेत्रवाद के विकास के कारण क्या है, इस प्रकार की भावना के विकास या प्रसार के कारण क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद का परिणाम दोनों हो सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना के प्रसार पर नियंत्रण हेतु प्रयास क्या है। समकालीन कुछ मुद्दे को उठाएंगे। समकालीन जो बहस चल रही है, एक तो नए राज्य के गठन की मांग, थोड़ा सा इसका भी संक्षेप में, प्रवासियों के विरुद्ध घटनाएं, प्रवासियों के विरुद्ध घटनाएं, एक जो है वह है उप क्षेत्रीयतावाद, उप क्षेत्रवाद, सब रीजनलिज्म। हाल के वर्षों में क्षेत्रवाद की भावना के प्रसार के कारण, इसको हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। प्रवासियों के विरुद्ध घटनाएं, नई राज्य के गठन की मांग, उप क्षेत्रीयतावाद या उप क्षेत्रवाद, सब रीजनलिज्म, है ना। पढ़ देता हूं। हाल के वर्षों में क्षेत्रवाद की भावना के प्रसार के कारण समकालीन जो बहस है, चर्चा में रहा है, वह है एक तो नए राज्य के गठन की मांग, प्रवासियों के विरुद्ध घटनाएं, उप क्षेत्रीयतावाद या उप क्षेत्रवाद, सब, इसको उपराष्ट्रवाद भी कहते हैं, सब नेशनलिज्म, है ना। तो उप क्षेत्रीयतावाद या उपराष्ट्रवाद एक ही बात है बच्चों। उपराष्ट्रवाद, सब नेशनलिज्म। क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना के प्रसार पर नियंत्रण हेतु क्या प्रयास होने चाहिए। क्षेत्रवाद का दुष्परिणाम, परिणाम क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक, है ना। उम्मीद करता हूं सभी लोग लिख लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्षेत्र का क्या आशय है। क्षेत्र, जब आप कहते हैं क्षेत्र, रीजन, प्रदेश, बेसिकली जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र कोई भी एक भौगोलिक इकाई है ना, जहां पर कुछ भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विशेषताओं के आधार पर जिसे किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र से अलग करते हैं। मुख्य रूप से हम भूगोल में क्षेत्र की बात करते हैं, जहां एक समान भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हम किसी भौगोलिक एरिया को हम एक क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, और उसके आधार पर, उन विशेषताओं के आधार पर उसे दूसरे क्षेत्र से हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं, अलग करते हैं, है ना।
और ये भौगोलिक विशेषताएं हो सकती है, हो सकता है क्षेत्रफल हो या जनसंख्या का वो हो या जलवायु दशाएं हो, जो भी वहाँ का मौसम जलवायु दशाएं हैं। तो इसके आधार पर हम ज्योग्राफी में, खास करके भूगोल में, हम क्षेत्र को सांस्कृतिक या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर चिन्हित करते हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि ये क्षेत्र 1 है, यह क्षेत्र नंबर 2 है, या क्षेत्र ए है, ये क्षेत्र बी है, या क्षेत्र सी है। ये जो डिफ्रेंशिएट हम करते हैं ज्योग्राफी में विशेषकर, वह कुछ भौगोलिक आधारों पर, है ना, भौगोलिक आधारों पर। और कई बार भूगोल जो है वह सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को भी प्रभावित करता है। तो कुछ सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के आधार पर भी हम अलग करते हैं। यानी इस क्षेत्र का खान पान कुछ अलग होगा, यहाँ के जो है पैटर्न कल्चर के कुछ अलग होंगे, इस क्षेत्र का कुछ अलग होगा। तो जब हम भौगोलिक इकाई के रूप में क्षेत्र ए को देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ भौगोलिक विशेषताएं इस क्षेत्र में समान रूप में पाई जाती है, जो पूरे क्षेत्र ए को क्षेत्र ए के रूप में वर्गीकृत करती है। इसी प्रकार क्षेत्र बी में कुछ समान विशेषताएं होती है, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो क्षेत्र मुख्यतः एक भौगोलिक इकाई को कहते हैं, जो कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जिसे हम चिन्हित करते हैं, या जिसे अन्य क्षेत्र से हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं। कि इस क्षेत्र में खान पान का ये पैटर्न है, इस क्षेत्र में इस प्रजाति के लोग हैं, इस क्षेत्र में ऐसी संस्कृति है, उस क्षेत्र में वैसी भौगोलिक संरचना है, वहां वैसी संस्कृति है। तो मूलतः क्षेत्र जो है वह इसी बात को बताता है। अब आप देखिए कि इसी क्षेत्र से क्षेत्रीयतावाद की भावना कैसे जन्म लेती है। जैसे हम अगर क्षेत्र, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की बात अगर हो रही है, तो किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समरूपता पाई जाती है ना। क्या समरूपता पाई जाती है आप देखना, चाहे जलवायु की दशाएं हो, है ना, चाहे भौगोलिक कह सकते हैं उसको, भौगोलिक दशा के आधार पर समरूपता है एक क्षेत्र में, है ना, भौगोलिक दशा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, कई बार भाषा के आधार पर, कई बार खान पान, कई बार जीवन शैली के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, खान पान, रहन सहन, जीवन शैली, व्यवहार का तौर तरीका, यहां तक कि परिधान पोशाक, एक क्षेत्र के लोग एक जैसा या मिलता जुलता। तो जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, एक क्षेत्र के अंतर्गत भौगोलिक दशाओं, संस्कृति, भाषा, खान पान, जीवन शैली, इन आधारों पर क्या है, समरूपता पाई जाती है। और ये जो समरूपता की भावना है, यह इस क्षेत्र के लोगों में क्या करेगी, क्षेत्र के लोगों में हम की भावना को उत्पन्न करती है ना, कि हम वी फीलिंग, क्यों, हम सब एक ही क्षेत्र में रहते हैं। और क्षेत्रवाद का शाब्दिक अर्थ यही है कि किसी भी क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव, प्रेम, समर्पण, निष्ठा से संबद्ध प्रतिबद्ध विचारधारा, जो क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रयासरत रहती है। और जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में लंबे समय तक रहता है, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से लगाव एक स्वाभाविक परिघटना है। जैसे मान लीजिए आप जिस गांव, जिस तहसील, जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ, आपने अपने जीवन के 20 साल 25 साल गुजारे, तो ऑब्वियसली उस क्षेत्र विशेष से आपका लगाव क्या होगा, अधिक होगा। तो जब किसी क्षेत्र विशेष में मनुष्य रहता है और वह वहां पर एक लंबे समय तक गुजारता है समय, तो उस क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव, प्रेम, समर्पण, निष्ठा का भाव। तो क्षेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष के लोगों में एकता भी बढ़ाती है, कहीं ना कहीं सभी लोग एक क्षेत्र से रहने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रहन सहन, तौर तरीके, खान पान, तमाम आधारों पर जुड़ जाते हैं। तो अगर क्षेत्र के आधार पर लोग इतनी सारी समानताएं हैं, तो ये समानता उनमें हम की भावना उत्पन्न करती है, और इसी हम की भावना के कारण क्षेत्र के प्रति लगाव दिखता है। तो क्षेत्रवाद सकारात्मक संदर्भ में अगर हम देखें, तो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में पाई जाने वाली ऐसी भावना है जो उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उस क्षेत्र के लोगों में एकता का सूत्रपात करती है, एकता का संचार करती है, उस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये जो भावना है, ये बुरी नहीं है। लेकिन अगर किसी देश राष्ट्र में क्षेत्र के नाम पर विविधता बहुत हो, जहां विविधता के विविध स्वरूप हो, वहां किसी क्षेत्र विशेष, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी प्रथा, उसके रहन सहन के तौर तरीके को अन्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति, प्रथा, भाषा की तुलना में आवश्यकता से अधिक बल प्रदान करना, और इस क्रम में किसी अन्य क्षेत्र या वहां के लोगों की उपेक्षा करना या उनके प्रति एक उपेक्षा का भाव रखना, एक नकारात्मक प्रवृत्ति भी हो सकती है। तो क्षेत्रवाद सकारात्मक अवधारणा भी है और नकारात्मक अवधारणा भी। सकारात्मक संदर्भ में किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में जहां यह प्रेम, एकता की भावना को, उस क्षेत्र के विकास को अधिक प्रेरित करती है, वहीं जहां पर क्षेत्रीय विविधता के विविध स्वरूप है। जैसे आप कहते हो ना कि भारत क्या है, विविधताओं का देश है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ भारत यह विविधता का देश है। यहाँ पर अलग अलग पार्टी में विविधता के विविध स्वरूप है, चाहे धर्म के नाम पर विविधता हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे संस्कृति के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे प्रजातीय स्तर पर हो। कई विद्वानों ने क्या कहा कि भारत जो है प्रजातियों का अजायब घर है, म्यूजियम ऑफ रेसेस। अलग अलग रेस के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप यहाँ रहते हैं। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत विविधताओं का देश है। ऐसी स्थिति में अगर भारत के अंतर्गत किसी एक क्षेत्र विशेष के लोग किसी अन्य क्षेत्र विशेष की तुलना में अपने को श्रेष्ठ माने, और उस क्षेत्र विशेष के प्रति, जैसे ए बी सी डी अलग अलग भारत में मान लीजिए क्षेत्र है, और ए क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं बी की उपेक्षा करने लगे, तो ऐसी स्थिति में यह जो क्षेत्रवाद की भावना है, जो मूलतः एक राजनीतिक विचारधारा है, यह एक बहुक्षेत्रीय भारत जैसे समाज में सकारात्मक कम, नकारात्मक अधिक रहेगी। और अगर हम भारत का लोकतांत्रिक इतिहास देखें तो हमारा राजनीतिक अनुभव पिछले 7-8 दशकों का यही बताता है कि हमारे यहाँ क्षेत्रवाद सकारात्मक कम और नकारात्मक अवधारणा अधिक रही है। इसके पीछे कारण क्या है? हमारे यहाँ भाषाई विविधता, हमारे यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र के तमाम आधार पर विविधता के विविध स्वरूपों की उपस्थिति। अब एक क्षेत्र में अगर एक ही भाषा के लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली अपनी भाषा के प्रति प्रेम, समर्पण, लगाव महसूस करेंगे, और इस क्रम में वो दूसरी भाषाओं की उपेक्षा करें। जैसे अक्सर आप हिंदी बनाम
दक्षिण भारतीय भाषाओं के मध्य संघर्ष की बात पढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय भाषाओं परिवार में कई भाषा है, जैसे अगर द्रविड़ की बात करें, द्रविड़ भाषा परिवार, जैसे अगर हम देखें मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, है ना, ये सब कैसी भाषाएं हैं? ये सब सांस्कृतिक भाषाएं, बहुत प्राचीन भाषा है। ऐसी स्थिति में हिंदी के स्थान पर इन क्लासिकल लैंग्वेज की बात की जाए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन सब के वर्चस्व की बात हो, तो भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में यह जो भावना है, यह सकारात्मक कम और नकारात्मक, कई बार क्षेत्रवाद की अगर उग्र विचारधारा होती है तो वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को भी डेवलप करती है, पृथकतावाद, अलगाववाद, भाषाई सांस्कृतिक अन्य आधारों पर समरूपता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हो जाती है। तो जो भारत का हमारा एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है विगत 7-8 दशकों का, उसमें हमने यह देखा है कि भारत की यद्यपि विविधता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पहचान प्रदान करती है, लेकिन विविधता के विविध स्वरूपों के कारण हमारे यहाँ क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना भी उद्वेलित होती रही है, समय समय पर उठती रही है। और इसके पीछे भाषाई आधार पर राज्यों के मध्य संघर्ष का एक इतिहास, संस्कृति के आधार पर सांस्कृतिक श्रेष्ठता निम्नता की बात, विकास के आधार पर राज्यों की उपेक्षा, राज्यों का समर्थन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां। तो क्षेत्रवाद एक सकारात्मक अवधारणा भी है और क्षेत्रवाद एक नकारात्मक। कई बार क्षेत्र और राज्य के मध्य हम अंतर करते हैं कि क्षेत्र किसको कहते हैं और राज्य किसको कहते हैं। अगर हम दोनों के मध्य अंतर करें तो क्षेत्र जो है, राज्य पूरी तरह एक राजनीतिक प्रशासनिक इकाई है, यानी राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है ना? एक राज्य एक राजनीतिक इकाई है। और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र क्या है? यह भौगोलिक व सांस्कृतिक इकाई को व्यक्त करता है, सांस्कृतिक आधार पर एक क्षेत्र को निरूपित करता है। अब ध्यान देने के बाद की बात है कि दोनों इंटरचेंजेबल है। कई बार क्या होता है, क्षेत्र का दायरा बड़ा हो जाता है, उसी में बहुत सारे राज्य होते हैं। कई बार एक ही राज्य के भीतर कई क्षेत्र होते हैं। मसलन अगर हम जब दक्षिण भारतीय राज्यों के क्षेत्र की बात करें तो उसमें कई राज्य आ जाते हैं। एशियाई क्षेत्र की बात करें तो एशिया में कई राष्ट्र आ जाते हैं। तो कई बार क्षेत्र का दायरा बढ़ जाता है, कई बार राज्य के भीतर भी क्षेत्र होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें कई क्षेत्र आपको मिल जाएगा, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र अलग है, रोहिलखंड का अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का अलग है। तो क्षेत्र और राज्य जो है यह एक इंटरचेंजेबल कंसेप्ट है ना। कई बार क्षेत्र का दायरा परिष्कृत हो जाता है तो राज्य अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। कई बार राज्य के भीतर ही भौगोलिक विशेषताओं, सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर कई क्षेत्र हो जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, इतना बड़ा राज्य है कि भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उसे कई भौगोलिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर उसे कई सांस्कृतिक क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। और यह जो क्षेत्रवाद की भावना है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना भी है। मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है उसके प्रति लगाव, प्रेम, समर्पण, निष्ठा का भाव एक सकारात्मक प्रघटना है, एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है। जिस क्षेत्र में लंबे समय तक वो समय गुजारता है, जिस भाषा को लंबे समय तक बोलता है, जिस संस्कृति, जिस भौगोलिक परिदृश्य में, परिवेश में वो रहता है, ऑब्वियसली उसके प्रति प्रेम, लगाव, समर्पण का भाव आएगा। और इस क्रम में कहीं ना कहीं वो न चाहकर भी अपने क्षेत्र, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर थोड़ा बाइस्ड हो ही जाता है। और यही विचारधारा को उद्वेलित करने का, इसके नाम पर राजनीति करने का कार्य कौन करते हैं? क्षेत्रीय राजनीतिक दल, क्योंकि उनका वोट बैंक ही क्या होता है? स्थानीय क्षेत्र के लोग होते हैं। तो जब हम क्षेत्रवाद की विचारधारा की बात करते हैं तो यह सकारात्मक भी है बच्चों और नकारात्मक भी है। और क्षेत्रवाद की जो राजनीतिक विचारधारा है वो भारतीय हमारा लोकतांत्रिक जो अनुभव है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ सकारात्मक कम और नकारात्मक अधिक देखे गए। चाहे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से लेकर अब तक बहुत सारी समस्याएं हमारे रही। आए दिन क्षेत्रीय स्तर पर नए पृथक राज्यों की मांग उठती रहती है। कई बार विकास के लाभों में क्षेत्रवार विषमता की बात होती है, कई बार क्षेत्रीय उपेक्षा, कई बार क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक समर्थन की बात होती है। तो कहीं ना कहीं यह क्षेत्रवाद की राजनीति से प्रेरित विचारधारा है। और भारतीय जो हमारा अनुभव है उसमें क्षेत्रवाद के सकारात्मक परिणाम कम और नकारात्मक दुष्प्रभाव अधिक देखे गए हैं। तो क्षेत्रवाद का सामान्य आशय क्या है या समझ पाए, है ना। और भारत की विविधता अगर हम कहें तो वो क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देने का एक प्रमुख आधार है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी विविधता कहती है कि इसके नाम पर नकारात्मक राजनीति ही करें। हमारी जो विविधता है वो भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करती है। और क्षेत्रवाद जो है उस पहचान के आधार पर एक राजनीतिक षड्यंत्र है, एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित है। क्योंकि धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र के आधार पर विविधता आज की नहीं है, ये तो हजारों सालों से हमारे यहाँ चली आ रही। लेकिन इसके नाम पर राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करना, राजनीतिक रोटियां सेकना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करने की प्रवृत्ति जो उठी है वह क्षेत्रवाद के हाल के वर्षों में, पिछले 3-4 दशकों में अधिक देखी गई। हालांकि इसके पीछे कुछ इतिहास भी है, तो उन सब पे हम लोग क्षेत्रवाद के विकास के कारणों में चर्चा करेंगे। तो नोट करिए, आप फटाफट लिखिए, हेडिंग बनाइए, पहले क्षेत्र लिखिए। देखिए, सामान्यतः क्षेत्र एक भौगोलिक व सांस्कृतिक इकाई को व्यक्त करता है। क्षेत्र एक भौगोलिक व सांस्कृतिक इकाई को व्यक्त करता है। किसी क्षेत्र विशेष में कई आधारों पर सामान्यतः क्षेत्र एक भौगोलिक व सांस्कृतिक इकाई को व्यक्त करता है। क्षेत्र एक भौगोलिक व सांस्कृतिक इकाई को व्यक्त करता है। किसी क्षेत्र विशेष में कई आधारों पर समानता या समरूपता पाई जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में कई आधारों पर समानता या समरूपता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर
उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र विशेष में भौगोलिक आधारों, किसी क्षेत्र विशेष में भौगोलिक आधारों, भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, जीवन शैली आदि के आधारों पर समानता या समरूपता पाई जाती है। आदि के आधारों पर समानता या समरूपता पाई जाती है। और यही समानता या समरूपता किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में हम की भावना, यही समानता या समरूपता की भावना किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में हम की भावना या एक सामूहिक पहचान के भाव को निर्मित करती है। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक सामूहिक पहचान की भावना को निर्मित करती है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक प्राणी भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक प्राणी भी है। वह जिस क्षेत्र प्रदेश में लंबे समय तक निवास करता है, वह जिस प्रदेश या क्षेत्र में लंबे समय तक निवास करता है, उसके प्रति लगाव एक स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक प्रघटना है। उसके प्रति लगाव का भाव एक नेचुरल एंड साइकोलॉजिकल फेनोमेना, एक स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक प्रघटना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, क्षेत्रवाद किसी भी क्षेत्र विशेष के लोगों में अपने क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव, प्रेम, समर्पण या निष्ठा के भाव को व्यक्त करता है। अपने क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव, प्रेम, समर्पण या निष्ठा के भाव को व्यक्त करता है और इसके आधार पर वहां के लोगों में एकता व सामूहिक पहचान पाई जाती है। एकता की भावना व सामूहिक पहचान पाई जाती है। प्रायः ऐसी भावना किसी क्षेत्र विशेष के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक विकास को बल प्रदान करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जहां तक राज्य एवं क्षेत्र के मध्य संबंध की बात की जाए, तो दोनों ही सापेक्षिक अवधारणाएं हैं। रिलेटिव कंसेप्ट है, अवधारणाएं हैं। राज्य मूलतः राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई है, जबकि क्षेत्र प्रधानतया भौगोलिक व सांस्कृतिक इकाई को निरूपित करता है। वहीं क्षेत्र मुख्यतया भौगोलिक व सांस्कृतिक इकाई को निरूपित करता है, वर्णन करता है। क्षेत्र एवं राज्य सापेक्षिक अवधारणा होने के कारण एक ही राज्य के भीतर कई क्षेत्र हो सकते हैं। वहीं किसी बड़े क्षेत्र में कई राज्य या राष्ट्र सम्मिलित हो सकते हैं। शामिल हो सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करके देखिए, सकारात्मक अर्थ में क्षेत्रवाद की भावना जहां लोगों में, जहां किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में, ऐसे लिखना, जहां सकारात्मक अर्थ में क्षेत्रवाद की भावना जहां किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में एक कॉमन आइडेंटिटी, एक सामान्य सामूहिक पहचान के आधार पर एकता की भावना को बढ़ाने का कार्य करती है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय विविधता वाले राष्ट्रों में क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना
राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए खतरा भी उत्पन्न करती है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए खतरा भी उत्पन्न करती है। भारत जैसे धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक, भारत जैसे धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय व नृजातीय विविधता वाली राष्ट्र में, भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय एवं नृजातीय स्तर पर विविधता वाले राष्ट्र में क्षेत्रवाद के सकारात्मक कम नकारात्मक प्रभाव प्रायः अधिक देखे गए हैं। सकारात्मक कम और नकारात्मक प्रभाव अधिक देखे गए हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने भारतीय संविधान में भारत की विविधता को भारत की धरोहर या विरासत के रूप में, भारत की विरासत या धरोहर के रूप में देखने का कार्य किया और भारत के अंतर्गत विभिन्न भाषा व क्षेत्रीय नृजातीय समूहों को, विभिन्न भाषाई एवं क्षेत्रीय नृजातीय समूहों को अपनी संस्कृति, भाषा, पहचान आदि के संरक्षण का, अपनी संस्कृति, भाषा आदि के पहचान के संरक्षण का न्यायोचित अवसर प्रदान किया। उनका उद्देश्य था कि तमाम सांस्कृतिक, भाषाई, क्षेत्रीय आदि विविधताओं के बावजूद, तमाम सांस्कृतिक, भाषाई व क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में सदैव एकत्रित बना रहे, सदैव एकजुट, एकीकृत बना रहे। इसी कारण भारतीय राष्ट्रवाद ने भारत की विविधता तथा एकता के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी किया है। इसी कारण भारतीय राष्ट्रवाद ने भारत की विविधता एवं एकता के मध्य संतुलन स्थापित करने का भी कार्य किया है। परंतु क्षेत्रवाद की नकारात्मक अभिव्यक्तियों ने समय समय पर भाषा, संस्कृति, क्षेत्र आदि के नाम पर नकारात्मक क्षेत्रीयता की भावना के द्वारा एक राष्ट्र को कमजोर करने की भी हर संभव कोशिश की है। एक राष्ट्र के रूप में भारत को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की है। क्लियर है? जैसे देखो, भारतीय संविधान निर्माता क्या चाहते थे? उनको पता था कि हमारे यहाँ भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, नृजातीय आधार पर या अन्य विविध आधारों पर विविधता है, और ये जो विविधता है इसके आधार पर लोगों में एकता की भावना होती है। तो विविधता भी बनी रहे और इस विविधता यानी अंतर के बावजूद एकता की भावना भी संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर क्या रहे? कायम रहे। और बहुत हद तक हमने इसको अब तक बनाए रखा है। लेकिन समय समय पर क्षेत्रवाद की नकारात्मक राजनीति कि मराठी भाषी ऐसे, उन्हीं का अधिकार होना चाहिए, फला ऐसे हैं, फला, यानी संस्कृति के नाम पर, भाषा के नाम पर, नृजातीय आधारों पर नकारात्मक राजनीतिक गतिविधियां भी हमारे देश के कुछ भागों में देखी गई है। उनके लिए राष्ट्र सेकेंडरी और अपना क्षेत्र क्या है? प्राइमरी है। अपनी संस्कृति प्रमुख और राष्ट्रीय संस्कृति गौण है। अपनी भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसी अगर भावना होगी तो विविधता और एकता में जो संतुलन साधने की कोशिश हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने की है, जो हमारे संविधान का दर्शन में है, कहीं ना कहीं समय समय पर उसको कमजोर करने की साजिश भी देश के विभिन्न प्रांतों या राज्यों में समय समय पर होती रही। उनके लिए वोट बैंक क्या है? स्थानीय, क्षेत्रीय मुद्दे। तो जो क्षेत्रवाद की नकारात्मक राजनीति है उसे राष्ट्रीय राजनीति से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपने राज्य में सत्ता में काबिज होना है। और ऐसी स्थिति में वो क्या करता है? अपनी क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों को अनावश्यक तूल देता है, चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे वो संस्कृति की बात हो, चाहे उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास की बात, और इस क्रम में चाहे राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास की अनदेखी भी क्यों ना हो जाए। यानी यही जो भावना है, यह क्या है? उपराष्ट्रवाद की भावना। एक है राष्ट्रवाद, जहां पूरी संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक रूप से एकीकृत करने की बात, और एक इसी के भीतर उपराष्ट्रवाद है कि भारत का जो होना हो बाद में हो, पहले महाराष्ट्र का कल्याण होना चाहिए। हम भारतीय बाद में है, पहले हम मराठी हैं, पहले हम बिहारी हैं, पहले हम गुजराती हैं, पहले हम राजस्थानी हैं, पहले हम बंगाली। ये जो भावना है, ये क्या है? सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद या उप क्षेत्रीयतावाद की भावना। और अगर ऐसी भावना भारत के स्तर पर मुखर होगी तो ऑब्वियसली जो राष्ट्र रूपी भारत की संकल्पना है वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और समय समय पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता रहा है। तो जो क्षेत्रवाद की नकारात्मक अभिव्यक्ति की बात करते हैं वो यही है
क्षेत्रवाद दोनों ही अवधारणा है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। लेकिन भारत में चूंकि विविधता के विविध स्वरूप है और यह विविधता हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान भी देती है। पूरी दुनिया में क्या कहते हैं कि भारत विविधता में एकता देश वाला देश है, जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतने एथनिक ग्रुप के लोग हैं, इतने धर्म के लोग हैं। दो धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते दुनिया में, कई देश देखे आपने। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती भी देखी कि यहाँ विविध अलग अलग धर्म मत विचारधारा के लोग हैं। थोड़े बहुत छिटपुट कहाँ नहीं संघर्ष, घर परिवार में क्या थोड़ा बहुत समस्या नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपने राष्ट्र के रूप में अपने राष्ट्र को संजोए रखा है। और सर्वत्र भारत में कुछ कॉमन जो राष्ट्रीय संस्कृति है, वह कॉमन आइडेंटिटी भारत के हर क्षेत्र में आपको दिखेगी। यही जो भारत है, लघु भारत क्या है, जो हर क्षेत्र में आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है। जब आप कहते हैं भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति को बनाने में हर छोटी से लेकर बड़ी सभी संस्कृतियों का योगदान है। कलेक्टिव कंपोजिट कल्चर की बात होगी। और ऐसी स्थिति में जो लघु भारत का कंसेप्ट है वो क्या है, एक हमारी अपनी राष्ट्रीय संस्कृति है, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव है ना, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी क्या है संस्कृति है। आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास, ये हमारी संस्कृति की, ये राष्ट्रीय संस्कृति है जो भारत के हर छोटे छोटे से लेकर बड़ी हर संस्कृतियों में स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है। माना कि उनकी कुछ अलग भी सांस्कृतिक पहचान होगी, लेकिन कुछ कॉमन कल्चर है जो भारत के हर प्रांत की संस्कृतियों में आपको दिखता है, और यही भारतीय संस्कृति है। और अगर मान लीजिए नकारात्मक क्षेत्रवाद की राजनीति हावी होगी, तो वो अपनी ही संस्कृति का महिमा मंडन करेगी, राष्ट्रीय संस्कृति की चाहे उपेक्षा ही क्यों ना हो जाए। इस क्रम में अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इन सब पर आवश्यकता से अधिक बल प्रदान करेगी, और इस क्रम में वो क्या करेगी, किसी अन्य धर्म भाषा इनकी उपेक्षा करेगी। और अगर ऐसा भाव होगा तो नकारात्मक राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं दिखेंगी। तो क्षेत्रवाद क्या है, इस क्षेत्र का मतलब क्या होता है, क्षेत्रवाद का आशय क्या है, यह कैसी अवधारणा है, ये आप समझ पाए है ना। तो हमने अब तक क्या क्या बच्चों देख लिया। देखिए क्षेत्रवाद, क्षेत्र का आशय क्या है, क्षेत्रवाद की परिभाषा क्या है, क्षेत्रवाद की भावना कैसी भावना है, सकारात्मक या नकारात्मक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक में मुझे नहीं लगता है कहीं कोई डाउट होनी चाहिए, फिर भी जेन्युइन कोई डाउट है तो बताइए फटाफट, आगे फिर बढ़ें। और ध्यान रखना है यहां पर क्षेत्रवाद को थोड़ा पॉलिटी से जोड़कर भी आपको पढ़ना है ना। चलिए, तो ज्यादातर क्षेत्रवाद को हम क्या कहते हैं, एक सकारात्मक अवधारणा, लेकिन जो हमारा अनुभव है पिछले 7-8 दशकों में, वहां सकारात्मक कम और थोड़ी नकारात्मक अवधारणा, खास करके राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय राजनीति में उदय हुआ है, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं देखी गई हैं हाल के वर्षों में। ठीक है, चलिए चलिए एक हेडिंग बनाते हैं, क्षेत्रवाद का आधार क्या है। बहुत सारी बातें वही आएंगी यहां भी। चलिए हेडिंग बनाइए फटाफट, क्षेत्रवाद का आधार, बेसिस, फाउंडेशन ऑफ रीजनलिज्म। किन आधारों पर क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है। तो क्षेत्रवाद का कई आधारों पर क्षेत्रवाद की भावना जो है वह डेवलप होती है। सबसे बड़ा आधार इसका क्या है, धर्म है, भाषा है, संस्कृति है, तमाम अलग अलग निजातीय आधार है। तो जब हम क्षेत्रवाद की भावना, इसके विकास का आधार क्या है, जैसे भौगोलिक आधार है, भौगोलिक आधार, सांस्कृतिक, भाषाई, नृजातीय, है ना। अब इस पढ़ाई नहीं है मुस्कान, तो आगे क्यों पढ़ रहे हो, अभी जहां पढ़ाए वहां तक रहो ना, आगे बताएंगे। भाषा के आधार पर राज्य बताए क्या, आगे आगे बताएंगे। जितना पढ़ाए वहां तक पूछो ना, आगे आपको सब मिलेगा। कई बार धर्म के आधार पर भी क्षेत्रीयता की भावना, धार्मिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर क्षेत्रवाद क्यों है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, है ना। और ऐसी स्थिति में अगर भौगोलिक क्षेत्र में जो भी भौगोलिक दशाएं हैं उसके आधार पर सबकी कॉमन समस्याएं हैं, कॉमन अच्छाइयां हैं, कॉमन समस्याएं हैं, कॉमन आइडेंटिटी, है ना। जैसे भारत में बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ और कई राज्य के अंतर्गत क्षेत्र जो है कुछ पिछड़ गए। जैसे आप देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट क्या था जी, अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश है तो इसका ऊपर का पार्ट क्या था, जिसको आप उत्तराखंड कहते हैं, है ना। इसी प्रकार आप देखिए झारखंड का, पहले बिहार का पार्ट था, ये जो साउथ बिहार है ये क्या है, झारखंड है वर्तमान में। इसी प्रकार अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, अगर मध्य प्रदेश की, तो उसका एक पार्ट जो छत्तीसगढ़ आप जिसको भी कहते हैं। तो कई बार भौगोलिक दशाओं के कारण भी किसी क्षेत्र विशेष में विकास कर पाना संभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैदानी भागों की तुलना में पठारी क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए लंबा टाइम चाहिए, अधिक पैसा, संसाधन, समय चाहिए। तो जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, तो जो पहाड़ी राज्य, पहाड़ी जिले हैं जो आज उत्तराखंड में है, इनका विकास मैदानी भागों की तुलना में अपेक्षाकृत क्या हुआ, कम हुआ। यहाँ अलग एथनिक ग्रुप रहते थे, उनकी अलग कल्चर थी, और ये सब उन्हें किसने प्रदान किया, भूगोल ने। तो इन्हें लगता था कि विकास के लाभों में उनकी भागीदारी कम है, तो पृथक राज्य के गठन की मांग कहीं ना कहीं भौगोलिक आधारों से, निजातीय सांस्कृतिक आधारों से प्रेरित रही। यही हाल दक्षिण बिहार का था, जो पहले झारखंड, जो वर्तमान में, कि दक्षिण बिहार में अधिकांश जो है वह जनजातियां रहती हैं, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था। बिहार का विकास पूरे राष्ट्र का विकास हो रहा था, परंतु उस आर्थिक संसाधनों से इस क्षेत्र का विकास नहीं किया गया। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए। तो कई बार भौगोलिक संरचना के कारण भी किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में इस प्रकार की भावना क्या होती है, बलवती हो जाती है, उठ खड़ी होती है। धार्मिक आधार पर, अब आप कहेंगे धर्म कैसे क्षेत्रीयता, आप देखें जम्मू कश्मीर, है ना, एक ही धर्म के लोगों की संख्या 90% से अधिक है, और ऐसी स्थिति में ये जो धार्मिक दृष्टिकोण से एकता है, एक ही धर्म प्रजाति के लोगों की उपस्थिति अधिकांश है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की भावना को उद्वेलित करती है। यही कारण अलग अलग आधारों पर देख सकते हैं। भाषाई आधार पर, जैसे
किसी एक भाषा को बोलने वाले लोग जो हैं वो भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग करते हैं। और इसको अभी हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि भारत में कैसे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से क्षेत्रवाद की भावना कैसे भड़की है, कुछ हद तक समाधान हुआ या नहीं। तो क्षेत्रवाद की भावना के विकास के कई निजातीय आधार समझते हैं ना, निजातीय कई बार बताया हूं, किसी व्यक्ति समूह समुदाय के पहचान का वह आधार जो उसे किसी अन्य समूह समुदाय या व्यक्ति से क्या करता है, अलग करता है। चाहे प्रजातीयता हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे भाषा, सभी निजातीयता में आ जाते हैं। तो चूंकि भारत में विविधता के इतने स्वरूप हैं कि ऑब्वियसली इस विविधता के विविध स्वरूपों के कारण ही क्षेत्रवाद की भावना जन्म लेती है। भौगोलिक एक समान भौगोलिक क्षेत्र में लोग क्यों कहते हैं, वही तो आपको समझा रहा था। तो हेडिंग बना लेंगे क्षेत्रवाद की भावना के आधार, और उसमें इन सब को लिख लें। एक पैराग्राफ में हम कंक्लूड करते हैं इसे। लिखिए, क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रवाद की भावना के विकास के कई आधार हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न है। पहला, भौगोलिक आधार। देखिए, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों में, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों में भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर एकता की भावना का विकास होता है, जिसकी अभिव्यक्ति क्षेत्रवाद के रूप में होती है। एकता की भावना का विकास होता है जिसकी अभिव्यक्ति क्षेत्रवाद के रूप में देखी जाती है। दूसरा, सांस्कृतिक आधार। एक साथ सांस्कृतिक व भाषाई आधार एक साथ लिखिए। देखिए, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर भी, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर भी, के आधार पर समानता भी किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में क्षेत्रवाद की भावना देखी जाती है। नेक्स्ट, निर्जातीय आधार। निर्जातीय आधार। देखिए, भारत में विभिन्न निर्जातीय समूहों की उपस्थिति के कारण, भारत में विभिन्न निर्जातीय समूहों की उपस्थिति के कारण किसी क्षेत्र विशेष में इनकी संख्या की अधिकता के कारण, किसी क्षेत्र विशेष में इनकी संख्या की अधिकता के कारण क्षेत्रवाद की भावना देखी जाती है। चौथा, लास्ट, धार्मिक आधार। देखिए, किसी राज्य या क्षेत्र में, किसी राज्य या क्षेत्र में किसी धर्म विशेष के लोगों की संख्या की अधिकता, किसी धर्म विशेष के लोगों की संख्या की अधिकता के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना उभरती है। उदाहरण स्वरूप जम्मू एवं कश्मीर, उदाहरण स्वरूप जम्मू एवं कश्मीर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का आधार क्या, यही प्रश्न पूछा था। देखो, जो प्रश्न मैंने आपको कहा था यही पूछा है, प्रादेशिकता का क्या आधार है, तो यही सब बताएंगे, है ना। तो हमने अब तक क्षेत्रवाद में ये सारी बातें देखी। चलिए अगला हेडिंग बनाते हैं, क्षेत्रवाद की भावना के विकास के कई कारण हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारण को उठाते हैं। क्षेत्रवाद की भावना के विकास के कारण, क्षेत्रवाद की भावना के विकास या उदय के कारण। पहला इसका एक कारण है भारत की सांस्कृतिक, भारत की विविधता, भारत में विविधता के विविध स्वरूपों की उपस्थिति, भारत में विविधता के विविध स्वरूपों की उपस्थिति। दुनिया के अन्यत्र किसी भी देश में इतनी सारी विविधता नहीं देखी जाती जितनी हमारे यहाँ देश में। हमारे देश में हमने भी बताया भी कि विविधता की, और अगर विविधता के इतने सारे स्वरूप होंगे तो ऑब्वियसली किसी न किसी कारणवश, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे क्षेत्र के नाम पर, चाहे संस्कृति के नाम पर, या अन्य एथनिक आधार पर क्या होगी, क्षेत्रवाद की भावना डेवलप होगी। तो जो विविधता है वो हमारे लिए अच्छी बात है, परंतु उस विविधता का बेहतर जो है, उस विविधता का बेहतर संचालन भी जरूरी है। कि जो भारतीय, अभी आपको वही लिखवा रहा था पहले पर, कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने विविधता को एक विरासत के रूप में देखा कि यह हमारी अद्वितीय पहचान बनाता है, हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक पृथक पहचान बनाता है, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। तो भारत में विविधता और राष्ट्रीयता के मध्य संतुलन की बात की कि एक तरफ विविधता भी रहे और दूसरी तरफ इन विविधता यानी अंतरों के बावजूद लोक में एक राष्ट्र के नाम पर क्या रहे, एकता रहे। लेकिन जैसे जैसे धर्म का प्रभाव कम हो रहा है, शिक्षा में अगर हम देखें मूल्यों का समावेशन कम हो रहा है, जैसे जैसे आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है, जैसे जैसे लोगों में व्यक्तिवादिता, उपभोक्तावादी मूल्यों की प्रधानता हो रही, वैसे वैसे राजनीतिक मूल्यों का भी क्षरण हो रहा है, और उन सब के कारण पूरे राष्ट्र के स्तर पर इस प्रकार की मांग, क्षेत्रवाद की नकारात्मक मांग उठती रही। विविधता अपने आप में बुरी नहीं है बच्चों, या विविधता हमारी बुरी नहीं है, यह तो हमें एक पहचान देती है, परंतु उस विविधता का संरक्षण, संवर्धन यह भी तो जरूरी है।
ऐसा ना हो कि किसी विविधता के क्रम में हम किसी धर्म या भाषा पर अधिक बल दे दें और इस क्रम में अन्य धर्म या भाषाई समूह की उपेक्षा हो जाए। तो विविधता का बेहतर अनुरक्षण भी आवश्यक है, विभिन्न प्रकार की विविधताओं के मध्य संतुलन भी स्थापित। क्षेत्रीय राजनीतिक दल को यही तो मुद्दा मिल जाता है ना। तो कई बार भारत की विविधता जो है वो अच्छी विविधता गलत नहीं है, ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आपको रखना कि विविधता, भारत में विविधता कभी गलत नहीं है, लेकिन उस विविधता में एकता के बावजूद हमारे यहाँ समय समय पर उस विविधता के संरक्षण को लेकर राज्य की नीतियों के स्तर पर कुछ खामियां रही, इस कारण हमारे यहाँ समस्याएं जो है वो उभर उठती है। दूसरा पॉइंट में, सेकंड पॉइंट, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। भाषाई आधार पर, अब ये आपने पॉलिटी में बहुत डिटेल पढ़ा होगा, है ना, मैं इसका संक्षेप में चर्चा करूंगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने पॉलिटी में पढ़ा है इसको, कि भाषाई आधार पर प्रांत का गठन ने एक प्रकार से क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना को कम भी किया है, और कई प्रांतों में इसके आधार पर, भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन से इस प्रकार की भावना भी क्या हुई है, उद्वेलित हुई है, बढ़ी है। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का इतिहास आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, संक्षेप में तेजी से आपको, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा है ना, एक बार देखिए प्रश्न, फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। और बिल्कुल यह पॉलिटी का प्रश्न है। देखिए, क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? ज्यादा हम क्या रहेंगे, समर्थन नहीं रहेंगे। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का इतिहास आप अगर आप देखें तो संक्षेप में मैं तेजी से आपको इतिहास की चर्चा कर दूं कि संक्षिप्त इसका इतिहास क्या रहा है। जैसे अगर आप देखें 1920 के दशक से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या कहा गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इन्होंने अपने हर के वार्षिक अधिवेशन में एक बात कॉमन कही गई, क्या, कि जब भारत स्वतंत्र होगा, है ना, तो प्रांत का गठन भाषाई आधार पर, क्या कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर प्रांतों या राज्यों का गठन होगा। कौन कह रहा है? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, दिसंबर माह में अधिवेशन होता था और यह बात कांग्रेस के बड़े नेता हर बड़े सम्मेलन में कहते आए। अब देखिए, भारत स्वतंत्र हो गया और ऐसी स्थिति में 1947 में, क्योंकि कांग्रेस ने ये बातें अपने हर वार्षिक अधिवेशनों में देश की जनता के सामने यह वादा किया था, ऐसी स्थिति में देश की आजादी के बाद भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन संभव है या नहीं है, इसके लिए एक समिति बनाई गई 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एस.के. धर समिति, है ना। एस.के. धर समिति को यह कहा गया कि आप देखिए, क्या भाषाई आधार पर भारत में प्रांतों का गठन फीजिबल है क्या, संभव है क्या। कमिटी ने पूरे देश के 3 सदस्यीय कमिटी थी, देश के पूरे भाषाओं का हमने अध्ययन किया इस समिति ने, है ना, और देखा क्या कि यहाँ पर तो इतनी सारी भाषाएं हैं, अगर भाषा के आधार पर प्रांत का गठन किया जाए तो समस्या घटने के बजाय और क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस कमिटी ने क्या किया, भाषाई आधार पर प्रांत या राज्य, एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना, प्रांतों या राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, मांग को स्वीकारा नहीं ना, ऐसा करने से बहुत सारी समस्या आएगी। अब देखिए, ये भारत सरकार द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी। अब 1948 में, चूंकि कांग्रेस वादा कर रही थी बार बार क्या, कि प्रांत का गठन होगा भाषाई आधार पर, तो 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत एक समिति बनी, जेबीपी कमेटी, पढ़ा होगा पॉलिटी में, तेजी से देखो, जेबीपी समिति, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये किस, भारत सरकार की कमेटी नहीं थी, क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत जेबीपी समिति बनी। समिति ने भी अपनी सिफारिशों में क्या किया, अस्वीकार कर दिया, अपनी सिफारिशों में भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को अस्वीकार कर दिया, गठन को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब चूंकि कांग्रेस खुद वादा कर रही थी, ढोल पीट रही थी, और कांग्रेस की इंटरनल कमेटी ही क्या कर रही है, अपनी रिपोर्ट में करेगी, ना बनाओ भाषा के आधार पर, समस्या बढ़ जाएगी। इधर दक्षिण में भाषाई आधार पर आंदोलन 1930 के दशक में ही प्रारंभ हुआ। थोड़ा उसका भी संक्षेप में इतिहास समझे आप। जैसे भारत में जो क्षेत्रवाद के जनक हैं वो हम लोग कहते हैं ईवी रामास्वामी नायकर को, यदि हम उनके बारे में जाने तो उनको भारतीय क्षेत्रवाद का जनक माना जाता है, भारतीय क्षेत्रवाद का जनक, फाउंडर, इनका नाम क्या था, ईवी रामास्वामी नायकर। इनको लोग प्यार से पेरियार, दक्षिण भारत के ये बड़े नेता थे, पेरियार के रूप में ख्याति प्राप्त थी, महात्मा, और तमिल की राजनीति में इनका दबदबा था। इन्होंने पहले तो जाति के विरोध में दक्षिण में दलित आंदोलन का संचालन किया, जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया और आत्मसम्मान आंदोलन के जरिए इनकी ख्याति बढ़ी, जिसको आप द्रविड़ आंदोलन के रूप में जानते हैं, है ना। पहले भी कई बार आपको बताया है क्लास में गाहे बगाहे कि जो दक्षिण भारतीय समाज था ना, खास करके तमिलनाडु का, अलग अलग जातियों में विभाजित होने के बाद भी वो मोटे तौर पर 2 जाति वर्ग में था। पहली तरफ ब्राह्मण थे और दूसरी तरफ जितनी अन्य जातियां थी वो गैर ब्राह्मण, है ना, गैर ब्राह्मण। लगभग 5 से 6% आबादी इनकी थी और 92% आबादी यहां पर गैर ब्राह्मणों की थी, 2% मुस्लिम थे। पेरियार साहब ने एक आइडियोलॉजी लाई, दलित आंदोलन। ये जो आत्मसम्मान आंदोलन है ये दलित आंदोलन का ही एक प्रकार है। इन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण है ये कौन है, ये आर्य हैं, विदेशी हैं, इस देश के मूल निवासी नहीं है, ये विदेशी हैं, आर्य हैं, इनकी चमड़ी नहीं देखते हो कितने गोरे हैं, इस देश के मूल निवासी कौन है, हम गैर ब्राह्मण। इसी गैर ब्राह्मण को इन्होंने क्या नाम दिया, द्रविड़ आदि, मतलब हम इस देश के मूल संतान हैं। और वहां पर जो है, रुको चैट ऑफ करने दो पहले, है ना, इस देश के मूल निवासी कौन है, हम गैर द्रविड़ हैं।
अगर हमें अपना आत्मसम्मान पाना है ना, तो हमें क्या करना होगा? इकट्ठा होना होगा, संगठित होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इन ब्राह्मणों को हटाना होगा, हर क्षेत्र से इनको हटाना होगा। आत्मसम्मान अगर आपको अपना पाना है, हजारों वर्षों से इन ब्राह्मणों ने हमसे हमारा आत्मसम्मान छीन रखा है। जो भी वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, मनुवादी है, उन सब को जला दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति को जला दिया गया। यज्ञों पवित्र समझते हैं जनऊ, उसको सभी जातियों ने धारण कर लिया। विवाह में ब्राह्मणों का बहिष्कार, समाज में ब्राह्मणों का बहिष्कार, जो भी हिंदी में या संस्कृत में लिखा गया था हर जगह, तमिल भाषा में हर जगह पर लिख दिया गया। तो इनको बड़ी ख्याति मिली रामास्वामी नायकर साहब को। 1925 से लेकर 1930-35 तक देखें तो इनकी ख्याति दक्षिण में फैल गई। अब आत्मसम्मान आंदोलन के कारण राष्ट्रीय राजनीति में इनकी पहचान तो हो गई, अब इनको कुछ नया मुद्दा चाहिए था। 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और भारत शासन अधिनियम के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया। त्रिभाषा फॉर्मूला कि जो भी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, सरकारी काम काज, खास करके पढ़ाई लिखाई की बात अधिक थी, वो किस भाषा में होगा? तो एक हिंदी में, अंग्रेजी में और एक स्थानीय मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में। बस पेरियार साहब बैठे हुए थे कि कुछ नया तो मिले। क्या करते हैं पॉलिटिकल नेता? क्या करते हैं? मुद्दे ढूंढते रहते हैं कि कोई तो मुद्दा मिले, जमकर इस पर राजनीति हो। अब इनको एक नया मुद्दा मिल गया, हिंदी विरोध का। अब आत्मसम्मान आंदोलन से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित हो गए। अब पूरे पहले क्षेत्रीय राजनीति में स्थापित हुए, कहां? दक्षिण तमिलनाडु में। अब इनको राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित होना था। हिंदी विरोध का आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया और 1935 से लेकर अगर आप देखें 1960 तक जो दक्षिण भारत बनाम हिंदी बनाम दक्षिण भारतीय भाषाओं की लड़ाई है, इन्हीं की लगाई हुई। इन्होंने पेट्रोल उसमें डाला है, ये नायकर साहब। इसलिए इनको क्या कहते हैं? भारतीय क्षेत्रवाद का जनक। अब देखिए इनके कारण दक्षिण में कई आंदोलन चलने स्टार्ट हो गए। आदि द्रविड़, आदि कन्नड़ा, आदि तेलुगु, आदि मलयालम, हर जगह आदि, क्योंकि ये क्लासिकल लैंग्वेज है। आदि अत्यंत प्राचीन भाषा है। हिंदी तो आज की भाषा है और सच्चाई भी है बहुत हद तक, ऐसा नहीं कि झूठ कह रहे हैं। अब उधर कांग्रेस का जेबीपी कमेटी बनी और जेबीपी कमेटी ने क्या किया? भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को अस्वीकार कर दिया। इधर दक्षिण में आंदोलन प्रारंभ हो गया और सबसे ज्यादा आंदोलन कहां हुआ? पहले मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था। इसका जो ये ऊपरी पार्ट है, ये तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए था और जो नीचे है अगर आप देखें तो नीचे तमिल मूल के, तमिलनाडु जो वर्तमान का है, यहीं पर 1948 से ही आंदोलन जोर पकड़ने लगा और 1952-53 तक आते आते, है ना, यहां पर आंदोलन तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाए और तमिलनाडु, उस समय तमिलनाडु नहीं, उस समय इसका नाम क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग इसको तेलुगु भाषी के लिए आंध्र बनाया जाए। इसकी मांग को लेकर एक व्यक्ति आंदोलन पर बैठ गया, है ना, पोट्टी श्रीरामल्लू। 52, 54, 55 दिनों तक भूख स्ट्राइक के कारण उसकी मृत्यु हो गई और दक्षिण में आग लग गई। अब देखिए भारत सरकार द्वारा आनंद फानन में 1953 अक्टूबर में भाषा के आधार पर पहले प्रांत का गठन किया गया। तेजी से देखो, है ना, पहला कौन सा? भाषाई आधार पर पहला प्रांत कौन बना? आंध्र, नॉट आंध्र प्रदेश। पहला राज्य या प्रांत आंध्र बना 1953 में। अब क्या हुआ? पूरे देश में भाषाई आधार पर प्रांत के गठन की मांग होने लगी। भारत सरकार को लगा कि मामला जो है हाथ से निकल रहा है, तो 1953 में ही एक एसआरसी कमेटी बना दी गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। पॉलिटी में आपको आदर्श ने बहुत डिटेल पढ़ाया होगा, इसलिए मैं तेजी से जाता हूं। राज्य पुनर्गठन, जो नए बच्चे होंगे उनको आगे मिलेगा पॉलिटी में। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, फजल अली। और इस समिति को कहा गया कि आप बताइए कि भाषा के आधार पर प्रांत का गठन कैसे हो। समिति ने अपनी सिफारिश 1955 में दी और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर, भाषाई आधार पर 1956 में भारत में 14 प्रांत बनाए गए। 14 प्रांत। ध्यान रखना, ये जो एसआरसी समिति है, इसने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो। आज भी जब भी आप लिखते हैं, राज्य का गठन एक बहुआयामी कारणों से होता है, एक लंबी प्रक्रिया है, प्रशासनिक सुविधा के मद्देनजर, देश की एकता अखंडता का ध्यान रखने, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत आर्थिक विकास के अवसर को सुनिश्चित करने हेतु। तो इस समिति ने 4-5 क्राइटेरिया बताया कि ऑन विच बेसिस स्टेट कैन बी फॉर्म्ड। उसमें से वन ऑफ द क्राइटेरिया क्या था? यानी कई संस्तुतियां दी अलग अलग। अब ये सब पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन हमारा एक काम का मुद्दा है कि इन्होंने कहा, किसने? एसआरसी समिति ने, कि भाषाई व सांस्कृतिक समरूपता के आधार पर प्रांतों का गठन। क्या लिखा है? भाषाई व सांस्कृतिक समरूपता। अब इसी भाषाई व ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ भाषा के नाम पर, भाषा मिलती जुलती होनी चाहिए। सांस्कृतिक और भाषाई समरूपता के आधार पर प्रांत का गठन। कई अन्य कारण हैं, उनमें से एक कारण यह भी है। अब देखिए 1956 में 14 प्रांत बने और फिर एक विवाद शुरू हो गया। गुजरात में ऊपर गुजराती लोग गुजराती भाषा बोलते थे, काठियावाड़ी बोलते थे। अब इन्हें लगता था कि पहले गुजरात किसमें शामिल था? महाराष्ट्र का पार्ट। नीचे जो है ये महाराष्ट्र वर्तमान का, मराठी भाषी के लिए। तो यहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ कि गुजराती काठियावाड़ी के लिए अलग से गुजरात राज्य बनाए और 1960 में गुजरात जो है वह 15वां राज्य बना, भाषा के ही आधार पर 15वां राज्य। आगे चलकर भाषा के आधार पर ही आप देखें तो 1966 में पंजाब से हरियाणा हिंदी भाषी लोगों के लिए, है ना, हरियाणा का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का इतिहास लंबा है। बहुत हद तक ने इसने भाषा के आधार पर लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्टि प्रदान किया और भाषा के नाम पर प्रांतों का गठन हुआ। तो हम इसको डिफेंड करना है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन से खाली क्षेत्रवाद हावी हुआ। दोनों हुआ। क्षेत्रवाद की नकारात्मक अभिव्यक्ति को थोड़ा विराम भी लगा कुछ हद तक। कई राज्य में यह भी मांग होने लगी कि जब भाषा के आधार पर राज्य बन रहे तो हमें भी दर्जा दिया जाए। तो जो गठन, जो क्षेत्रवाद की राजनीति है, उसके आधार क्या है? उसमें आपने 2 पॉइंट लिखे। कौन कौन? मैंने संक्षिप्त इतिहास बता दिया। लक्ष्मीकांत किताब पढ़ लेना, सभी बच्चे, पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा, इसका पूरा डिटेल हिस्ट्री है ना, वो आप पढ़ लेंगे। मैंने तेजी से आपको ब्रीफ कर दिया। तो भाषाई आधार पर प्रांतों या राज्यों का गठन एक क्राइटेरिया है जिसके कारण क्षेत्रवाद की भावना उद्वेलित होती है, बढ़ती है। और क्या कारण है अगर हम कहें तो हम एक बड़ा कारण क्या कह सकते हैं? क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। जैसे आप देखिए जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, इनका वोट बैंक क्या होता है? क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं।
कि हमारे क्षेत्र का विकास कम हुआ, अन्य क्षेत्रों का हुआ। क्षेत्रीय, जातिगत, प्रजातीय, सांस्कृतिक बातों को उछालते हैं, क्योंकि इन्हें वोट लेना, इन्हें राष्ट्रीय राजनीति से मतलब नहीं, इन्हें अपने क्षेत्र में सत्ता में काबिज होना है। तो जो भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय राजनीति से दूरी बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे को, क्षेत्र की समस्याओं को उद्घाटित करते हैं। कुछ अच्छी भी बात है कि किसी क्षेत्र विकास का कल्याण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की जो नकारात्मक राजनीति है, मुखर अभिव्यक्ति है, वो इनके कारण अधिक होती है। और अगर हम क्षेत्रवाद के भावना के विकास के कारण, तो एक बड़ा कारण यह भी है असंतुलित क्षेत्रीय विकास की नीतियां। असंतुलित क्षेत्रीय विकास की नीतियां, जैसे भारत में कुछ राज्यों का विकास अधिक हो गया और बहुत सारे राज्य पिछड़ गए। अक्सर आप पढ़ते थे ना बीमारू राज्य, कि भारत में कुछ राज्य, जैसे आप देखिए तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, पंजाब का, हरियाणा का, इन राज्यों का डेवलपमेंट अधिक हुआ, जबकि देश के कई जनसंख्या की अधिकता वाले राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, पहले राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बीमारू राज्य में बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, ये सब राज्य क्या हो गए, पिछड़ गए। तो कई बार ऐसा भी इन राज्य के राजनीतिक दलों द्वारा इल्जाम लगाया गया कि जो राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को विकास के लाभों में अधिक भागीदारी दी गई। कई बार राज्य के लिए निधियों का आवंटन, जो सरकार पहले योजना आयोग क्या करती थी, पैसा राज्यों को उनके विकास के लिए विभिन्न मदों में प्रदान करती थी, उसकी अनुशंसा करती थी। तो जब राज्य के विरुद्ध असंतुलित क्षेत्रीय विकास की नीतियां होगी, तो कुछ राज्य आगे बढ़ जाएंगे और कुछ राज्य क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे। जो पिछड़ गया राज्य, वहां पर क्षेत्रीय असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के पड़ोस में हरियाणा में अगर अत्यधिक विकास हो जाए और उत्तर प्रदेश का विकास ही ना हो, या मान लीजिए कि उधर गुजरात का विकास अधिक हो जाए और गुजरात से सटे राजस्थान का विकास अगर कम हो जाए, तो राजस्थान के लोग जब अपनी तुलना करेंगे गुजरात से, तो उन्हें क्या लगेगा कि हमारा विकास क्यों नहीं हुआ। और यही जो असंतोष की भावना है, उसको भड़काने का काम कौन करते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, कि देखो भैया तुम्हारे प्रति भेदभाव हुआ है, विकास के लाभों के लिए हमें अधिक निधि नहीं दी गई, पैसा नहीं दिया गया, हमारे प्रति उपेक्षा का भाव। सुनते हैं ना, डबल इंजन की सरकार। एक ये पॉलिटिकल भी है कि कई बार जो भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली है ना, उसके कारण भी कुछ समस्याएं आई है। जो भारत का लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचा है, परिसंघीय राजनीतिक ढांचा, जिसको आप परिसंघीय ढांचा कहते हैं, ये विशुद्ध पॉलिटिकल है, लेकिन समझ लें जो परिसंघीय स्वरूप है, परिसंघीय स्वरूप में हमने क्या किया है, राज्य की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिमान बनाया है ना। राज्य अपने अपने क्षेत्र में नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, और इसकी तुलना में, राज्यों की तुलना में हमने क्या किया, थोड़ा केंद्र को अधिक अधिकार, शक्तियां प्रदान की। तो जब तक केंद्र में समान दल की सरकार और राज्यों में भी समान दल की सरकार, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन केंद्र में जैसे ही सत्ता परिवर्तित हुआ और राज्य में कोई अन्य दल या विचारधारा की सरकार है, ऐसी स्थिति में हितों का टकराव शुरू हो जाता है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी उसी दल विचारधारा की सरकार और राज्य में भी उसी दल और विचारधारा की सरकार। तो केंद्र सरकार द्वारा वैसे राज्य जहां पर उन्हीं की सरकार है, उनको विकास के लाभों में अधिक वरीयता दी जाती है। दूसरा, जो भारत का परिसंघीय ढांचा है, उसने भी क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना को उद्दीपित किया है। केंद्र को अधिक शक्तियां, केंद्र के अधिक अधिकार, केंद्र कई बार चाहे चाहे राज्यपाल हो, चाहे अखिल भारतीय सेवा, उसके कारण राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है। बहुत सारे पहले संस्थाएं, जैसे योजना आयोग द्वारा निधियों के आवंटन के क्रम में किसी विशेष राज्य को अधिक वरीयता, किसी अन्य राज्य की उपेक्षा। तो जो भारत का लोकतांत्रिक राजनीतिक परिढांचा है, इसके कारण भी हमारे यहाँ क्षेत्रवाद की नकारात्मक राजनीति हावी हुई। और खास करके 1970 के बाद से अगर आप देखें, तो देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विभिन्न राज्यों में उदय हुआ। 90 के दशक में अगर भारतीय राजनीति को अगर आप समझते हैं, तो केंद्र में सरकार के गठन के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल बहुमत नहीं प्राप्त कर सके, और वैसी स्थिति में अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, उन पर उनकी निर्भरता हो गई। जैसे डीएमके का सपोर्ट चाहिए, एआईडीएमके का सपोर्ट चाहिए, जनता दल का सपोर्ट चाहिए, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट चाहिए, एनसीपी का सपोर्ट चाहिए, या जो महाराष्ट्र जो नवनिर्माण सेना या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, शिवसेना वगैरह। तो सरकार के गठन में 90 के दशक में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का पतन जब देखा गया, वैसी स्थिति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ, और उन्होंने केंद्र में सरकार के गठन के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल को बार्गेन किया। और क्षेत्रवाद की नकारात्मक अभिव्यक्ति इसका भी एक परिणाम है। तो जो क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना है, उसके विकास के कई कारण हैं। उनमें से हम कुछ कारणों को इस रूप में देख सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक भारत का राजनीतिक परिसंघीय ढांचा है, उसमें यह अच्छा है कि केंद्र को अधिक शक्ति संपन्न बनाया गया, लेकिन कई बार शासन संचालन के क्रम में सरकारों द्वारा अपनी शक्ति, अपनी अधिकार क्षेत्र आदि का दुरुपयोग भी किया गया है। और कई बार न चाहकर भी, जहां पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वहां भी राज्यों के मामलों में, आंतरिक मामलों में केंद्र सरकार के द्वारा दखलंदाजी की। चाहे 70 का दशक हो, चाहे 90 का दशक हो, चाहे 80 का दशक हो, कमोबेश जो भी सरकार केंद्र में रही है, उन्होंने कई राज्य सरकारों को, जहां गैर उनके विचारधारा या दल की सरकार नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, और इससे वहां के लोगों में क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना को भड़काने का काम स्थानीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने किया। तो अगर क्षेत्रीय राजनीतिक दल का उदय होगा, तो इसके दोनों पार्ट हैं। किसी क्षेत्र विशेष का विकास भी हो सकता है अगर दूरदर्शितापूर्ण राजनीति है, नहीं तो राष्ट्रीय राजनीति में कहीं ना कहीं अनावश्यक क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना को भड़काने का भी वो काम कर सकते हैं। तो आप ये सब कारण आप बता सकते हैं कि क्षेत्रवाद के विकास के लिए क्या क्या कारण है, इसकी भावना के उदय के कारण क्या है। अब असंतुलित क्षेत्रीय विकास पूछा है, और हम एक दो पॉइंट चाहे तो हम और लिख सकते हैं कि जैसे किसी भी क्षेत्र विशेष की, किसी भी क्षेत्र, प्रदेश, राज्य, प्रदेश, प्रांत आदि की लंबे समय तक उपेक्षा, लंबे समय तक उपेक्षा है ना। इस लंबे समय तक उपेक्षा के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं वहां एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम, प्रशासनिक निर्वात की स्थिति उत्पन्न होती है, और वह क्षेत्र जो है वह न सिर्फ विकास के लाभों से वंचित हो जाता है, बल्कि वहां पर एक राजनीतिक असंतोष भी कालांतर में मुखर होता है। तो जो भारतीय क्षेत्रवाद का हमारा अनुभव रहा है, वहां पर क्षेत्रवाद की भावना के उदय के कई कारण हैं। यूपीएससी ने आपसे यहां से एक कारण, दो कारण पूछा है, कौन, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, आपको डिफेंड करना है, इसने क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना को कम किया, उदय भी हुआ है, बहुत हद तक कम किया है। और असंतुलित क्षेत्रीय विकास की नीतियां, किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास अधिक हो गया, कुछ क्षेत्र विशेष का विकास कम हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने स्ट्रक्चर पर देखें, हमने जो बनाया उसमें कहां तक हम पहुंच पाए। तो क्षेत्रवाद की भावना के उदय के कारण क्या है, विकास के कारण हमने इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादा सवाल बनता है। अब चलते हैं क्षेत्रवाद का परिणाम, सकारात्मक और नकारात्मक क्या होगा, इसका परिणाम बताइए कमेंट करके। इतने देर से हम लोग समझ रहे हैं, है ना, कि क्षेत्रवाद की भावना के विकास का सकारात्मक परिणाम क्या होगा, बताइए कमेंट करके, जेन्युइन कमेंट करो, फालतू नहीं। क्षेत्रवाद की भावना का सकारात्मक परिणाम या प्रभाव, सकारात्मक परिणाम
या प्रभाव क्या क्या होगा? किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में एकता की भावना क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। हम क्या कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में एकता की भावना का प्रसार होगा इसके कारण। और क्या होगा? सांस्कृतिक विविधता, बिल्कुल। तो सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण, ऐसे लिखिए, सांस्कृतिक विविधता को का संरक्षण व संवर्धन, संरक्षण एवं संवर्धन, हाँ, क्षेत्र में विकास के लिए, क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं में वृद्धि, संभावनाओं में वृद्धि। और क्षेत्रीय मुद्दे समस्या का हम क्या कर सकते हैं, है ना, किसी भी क्षेत्रीय मुद्दे समस्या, स्थानीय समस्या का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आप उसको उद्घाटित कर सकते हैं, ला सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? किसी क्षेत्र या स्थान विशेष की समस्या को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उठाया जाना, उसके समाधान की पहल करना। हाँ, संस्कृति में ही भाषा आ जाएगा। बहुसंस्कृतिवाद में, हाँ, वो सांस्कृतिक विविधता से ही होगा। चलिए, क्षेत्रवाद की भावना के कुछ नकारात्मक परिणाम, अगर इस प्रकार की भावना बढ़ती है तो क्षेत्रवाद की भावना के प्रसार का नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव सबसे बड़ा क्या होगा कि जो पृथक राज्य की मांग है ना, पृथक राज्य की मांग का अनावश्यक, पृथक राज्य की मांग कि बिहार में मिथिलांचल बना दिया जाए, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पश्चिम पूर्वी, है ना, विदर्भा क्षेत्र को अलग राज्य बना दिया जाए। तो नए राज्य के गठन की मांग प्रशासनिक सुविधा के मद्देनजर कई आधारों पर होता है, लेकिन कई बार जो किसी क्षेत्र विशेष के लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दबदबा, कद थोड़ा कम रहा है और उत्तर पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश का थोड़ा वर्चस्व अधिक रहा है ना। तो इसके नकारात्मक प्रभाव ये हो सकते हैं कि नए राज्य की गठन की मांग उठ जाए। प्रवासियों के विरुद्ध, है ना, प्रवासियों के विरुद्ध अपराध, अत्याचार, प्रवासियों के विरुद्ध अपराध व अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि, घटनाओं में वृद्धि। हाँ, राष्ट्रीय एकता अखंडता, बिल्कुल सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय एकता अखंडता, एकता व अखंडता को खतरा, नुकसान, चुनौती, किसी राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को नुकसान, क्षेत्र, अलगाववाद, पृथकतावाद, वही हो गया राष्ट्रीय एकता में जोड़ के लिख सकते हो। हाँ, सांस्कृतिक एकीकरण में बाधा, संस्कृति के नाम पर राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक, सांप्रदायिकता की भावना, बिल्कुल भाषा के आधार पर सांप्रदायिकता आपने पढ़ा ना, धर्म और भाषा दोनों है सांप्रदायिकता में, है ना। तो बार बार किसी भाषा के महिमा मंडन के कारण समस्या आपको दिख सकती है। तो क्षेत्रवाद की भावना सकारात्मक अगर है तो अच्छी है, नकारात्मक है तो इसे, हाँ, चलते हैं इसको रोकने के उपाय क्या है ना, इसको रोकने के उपाय क्या है ना। तो क्षेत्रवाद की भावना, कैसी भावना? नकारात्मक भावना, क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना के प्रसार को रोकने हेतु उपाय, जितने भी कारण है बच्चों, उन सभी कारणों को दूर कर दो, है ना, वो क्या होगा? क्षेत्रवाद की भावना, है ना। जो भी कारण थे, अभी आपने पढ़ा ना, क्षेत्रवाद की भावना के उदय के कारण, तो जो भी कारण है उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रवाद की भावना, है ना। तो उदय के कारण क्या है? भारतीय विविधता के क्रम में सभी विविधता के संरक्षण पर काम किया जाए, भाषाई आधार पर अगर जेन्युइन मांग है तो उसको पुष्ट किया जाए, क्षेत्रीय राजनीतिक दल के अनावश्यक नकारात्मक राजनीति पर अंकुश लगाया जाए, संतुलित क्षेत्रीय विकास की नीतियां बनाई जाए, लोकतांत्रिक परिसंघीय ढांचे में राज्यों के आंतरिक मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप केंद्र को नहीं करना चाहिए, है ना। तो जितने कारण बच्चों आपने पढ़े, एक कारण और किसी भी क्षेत्र, प्रदेश, प्रांत की लंबे समय तक उपेक्षा न करें, है ना। तो जो भी कारण पढ़े, जैसे कोई बीमारी के क्या कारण है और उपाय क्या है, तो जो कारण है अगर उसको दूर कर दिया जाए, बीमारी का उपाय हो जाए, है ना। तो यही बातें यहां भी हर जगह होती है कि जब भी हम कहें कि इसको रोकने के कारण, तो जैसे बीमारी को का जो कारण है, अगर उन कारणों को दूर कर दिया जाए, बीमारी खुद ब खुद रुक जाएगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्षेत्रवाद की भावना, जो नकारात्मक भावना है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहले तो क्या है
कि भारतीय विविधता में एकता की नीति को बल प्रदान करना, अनावश्यक किसी को संस्कृति भाषा के आधार पर उसका उपेक्षा न करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास की नीति पर बल, विकास के लाभों में सभी क्षेत्र, प्रदेश, राज्यों को शामिल किया जाना, क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो भड़काऊ बयान, गतिविधि संचालित करते हैं, संचालित करने पर पूर्ण विराम। हाँ, एजुकेशन, स्टेट डेवलपमेंट, बहुत सुंदर है ना। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल अगर ये सब काम करे, है ना, अगर राष्ट्रीय स्तर पर, तो क्षेत्रवाद आज यहां तक रखिए। उपराष्ट्रवाद समझ गए कि अपने राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्र, अपनी संस्कृति, अपनी उसको अधिक बल देना। आज पूरी दुनिया के स्तर पर क्षेत्रवाद क्यों हावी हो रही है, उसके पीछे कारण है। जब वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण के टॉपिक में आपको मैंने पढ़ाया कि वैश्वीकरण का जैसे जैसे विकास हो रहा है, संस्कृतियों के मध्य संश्लेषण, संक्रमण, संस्कृतियों में संकरण बढ़ रहा है। लोगों को क्या लगता है कि हमारी प्रथा, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा विलुप्त हो जाएगी, तो लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के संरक्षण के लिए उसका दृढ़ता के साथ पालन कर रहे हैं। और इस क्रम में क्षेत्रवाद की नकारात्मक भावना जो है क्या है, वो भड़क रही है ना। लोगों को क्या लगता है जैसे भाषाई आधार पर अंग्रेजी का अगर कद बढ़ेगा तो जितनी क्षेत्रीय भारतीय भाषाएं हैं उन सबका पतन होगा। तो लोगों को क्या लगता है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को संरक्षित करना है, अपनी स्थानीय पहचान को बनाए रखना है। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रवाद की भावना भारत ही नहीं पूरी दुनिया के स्तर पर, उन्हें लगता है कि बाह्य संस्कृति, बाहरी प्रथा, बाहरी परंपरा, बाहरी जीवन शैली उन पर आरोपित कर दी जा रही, थोप दी जा रही। और ऐसी स्थिति में उनकी संस्कृति ही क्या होगी, खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो लोग अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, याद करिए आपको पढ़ाया था, सामांगीकरण के कारण संस्कृति का सुदृढ़ीकरण, है ना। हाँ, लिख सकते हैं मीडिया इन सब पे भी